गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने पाठ 10 नेताजी का चश्मा का पाठ परिचय और लेखक परिचय प्राप्त किया था। इस पाठ के लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं, जिनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये वसुधा पत्रिका के संपादक के पद पर कार्य करते रहे। इन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी हैं, अतः इन्हें मध्यवर्गीय जीवन वर्ग के कुशल चितेरे कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर मुखर किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। जो कहानी इन्होंने यहाँ लिखी है बेटा, नेताजी का चश्मा, वो हमें ये बताता है कि चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि का प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि इसमें न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी शामिल होते हैं। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 60 खोलिए बेटा। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा मतलब टाउन, एक छोटा शहर जिसे कस्बा कहा जाता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका थी। एक ठो मतलब एक ही नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। इस गद्यांश में से आपको कस्बे की जो रूपरेखा का वर्णन किया गया है उस पर ध्यान देना है। उस रूपरेखा को अपने मन में उतारना है कि किस तरह का कस्बा था, कस्बे में क्या क्या था। ठीक है, नगर पालिका थी तो वो क्या क्या कार्य करवाती थी, और ये पाठ किसके बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे। ठीक है, कि जब नगर पालिका के किसी अधिकारी ने चयन किया कि यहाँ चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति होनी चाहिए,
तो पहले तो कागजी कार्रवाई होती रही, आदेश इधर से उधर पारित होता हुआ धीरे धीरे चलता रहा। फिर ये तय किया गया कि बाहर से यदि कोई कलाकार बुलाया गया या बाहर से मूर्ति मंगाई गई तो उसका बजट शायद बहुत अधिक होगा, तो वहाँ के लोकल किसी कलाकार को, स्थानीय कलाकार को ये जिम्मेदारी दी गई। और स्थानीय कलाकार के अभाव में जो वहाँ का हाई स्कूल था, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था 12th तक, उस स्कूल के जो ड्राइंग के मास्टर थे उन्हीं को ये जिम्मा दे दिया गया। और क्योंकि नगर पालिका के शासन की अवधि खत्म होने वाली थी तो उसे कम समय में बनाने के लिए कहा गया, तो उसने 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने में ही मैं ये मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। कि यहाँ ये दर्शाया गया है कि सरकारी जो कार्य है वो आदेशों में और कागजों में पारित होते हैं, और फिर जब अपने क्रियान्वित होने के अवसर पर आते हैं तो समय कम बचता है और हड़बड़ाहट में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर बेटा मार्बल। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। कि जब मास्टर जी ने चश्मा बनाया और उन्होंने मूर्ति बनाई, उन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार करने का जो वादा किया था, तो हड़बड़ाहट में किए गए कार्य कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। इसका एक उदाहरण था नेताजी की मूर्ति का पूरी तरह से परफेक्ट होना, लेकिन उसमें चश्मे की कमी रह जाए। यहाँ इस गद्यांश में बेटा आपको मूर्ति का वर्णन दिया गया है। आपको वो वर्णन याद होना चाहिए कि टोपी से लेकर कोट के पहले बटन तक उसका आकार था, और ऐसी मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी, जिसे देखते ही नेताजी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता था। पूरी तरह से मूर्ति में नेताजी की वर्दी को भी दर्शाया गया था, और एकदम मूर्ति हमें देखते ही हमें नेताजी की याद दिला देती थी, और उनके कहे गए नारे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे नारे हमारे कानों में गूंजने लगते थे। लेकिन इन सब के होते हुए भी मूर्ति में जो एक कमी थी, चश्मा, जो नेताजी के वेशभूषा का एक प्रमुख अंग है। नेताजी के चेहरे पर जब हम नेताजी का चेहरा याद करते हैं तो उनका चश्मा भी हमारे उस याद का एक हिस्सा होता है, लेकिन मूर्ति में वो चश्मा गायब था। लेकिन किसी व्यक्ति को जब ये खटका तो उसने एक काले चौड़े फ्रेम का चश्मा वहां लगा दिया। तो हालदार साहब, बेटा एक पोस्ट है, ये पद का नाम है, वो जब इस कस्बे से गुजरते थे और पान खाते थे, तो उन्होंने जब पहली बार मूर्ति पर ये चश्मा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई कि इस कमी को पूरा करने वाले ने आइडिया अच्छा लगाया है कि मूर्ति भले ही पत्थर की है, लेकिन चश्मा जो लगाया गया है वो कैसा है, एकदम रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे वाले फ्रेम की जगह चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है,
मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता? कि नेताजी ने पहली बार देखा तो चौकोर काले रंग का फ्रेम था, अगली बार जब उन्होंने देखा तो गोल तार वाला फ्रेम लगा है। अब ये उनका रूटीन बन गया कि वो जब भी यहाँ से निकलते, पान खाने के लिए रुकते और मूर्ति की तरफ देखते और उस पर लगे हुए परिवर्तित चश्मे पर उनका ध्यान जाता था। इन नियमों के चलते आदत तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे वो उत्सुकता बढ़ती रही कि ये चश्मा हर बार बदलता क्यों है। तो यहाँ कहा गया है ना कि जब उनका कौतूहल दुर्दमनीय होने लगा। दुर्दमनीय, यहाँ दुर बेटा उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द दमन है और ईय प्रत्यय लगा हुआ है। दुर्दमनीय कि जिसे मुश्किल से, जिसका दमन किया जा सके, कि जिस कौतूहल को मुश्किल से दबाया जा सके, कि अब तो इतनी ज्यादा उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी कि वो चाहकर भी अब अपने मन को रोक नहीं पा रहे थे ये जानने से कि चश्मा बदलता कैसे है। तो इसके लिए उन्होंने किससे पूछा? पान वाले से, कि भाई ये तुम्हारे जो मूर्ति लगी हुई है उसका चश्मा हर बार बदल कैसा जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आने लगा। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? कि जब हालदार साहब के मन में कौतूहल अधिक हो गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये चश्मा कौन लगाता है। तब पान वाले ने अपने अंदाज में कहा कि कैप्टन लगाता है, और जैसे ही ग्राहक आता है उसे दूसरा चश्मा दे देता है, उसे ये चश्मा दे देता है और मूर्ति पर दूसरा लगा देता है। तो पान वाले के इन छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर वो एक अपने अंदर एक पूरी कहानी फ्रेम करते हैं कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होना सहन नहीं कर पाता, उसे दुख होता है, इसीलिए वो रोज एक चश्मा तो लगाता है, लेकिन जैसे ही ग्राहक उस चश्मे को मांगता है वह उस फ्रेम को हटाकर ग्राहक को दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया पान वाले से कि ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही आपको इन दोनों पृष्ठों को ध्यान से पढ़ना है और इन पृष्ठों पर आधारित उत्तरों को देने के लिए तैयार रहना। ओके बेटा।